पे हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक एटम है। अब ये देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में ये एटम कौन सा है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z बराबर 1 ले लो, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, और 1/λ अगर हम बाल्मर की बात करें तो बाल्मर का क्या होगा ट्रांजिशन, R 1/, यहाँ पर ट्रांजिशन होगा n इक्वल्स टू 2 पे, 1/2 स्क्वायर माइनस फर्स्ट लाइन इसकी होगी जब ट्रांजिशन 3 से 2 पे होगा। जरा सॉल्व करके रिजल्ट बताइए। लैम्डा लेमन आपको दिया है 1215 एंगस्ट्रॉम, यहाँ से लैम्डा बाल्मर आ जाएगा। सॉल्व करिए जरा इसको, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। यहां से अगर आप देखें 1/λ इक्वल्स टू R, ये हो जाएगा, सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 3/4, यानी लैम्डा L की वैल्यू हो गई 4/3R। अच्छा, लैम्डा बाल्मर क्या होगा, 1/λ बाल्मर इक्वल्स टू R इंटू 9 - 4 5/36, तो लैम्डा बाल्मर 36/5R। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दें, लैम्डा लेमन अपॉन लैम्डा बाल्मर इक्वल्स टू 4/3R अपॉन 36/5R। R से R कैंसिल, 9, ये हो गया 5/27। अगर आप इसको सॉल्व करें ये हो गया 5/27, यानी लैम्डा बाल्मर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो तो 27/5 इंटू लैम्डा लेमन। देख लीजिए सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश ये होगी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर जरा 25 देखिए, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं पहले, है ना। The wavelength of first line of Lehman series for hydrogen atom is equals to second line of Balmer series for a hydrogen like atom. Then the atomic number Z of the hydrogen like atom. यानी ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन ये कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। लेमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ 1/λ इक्वल्स टू R। हाइड्रोजन एटम है ये, तो 1/1 का स्क्वायर फर्स्ट लाइन हो गई ये। अच्छा, बाल्मर के लिए वो कह रहा है सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो 1/λ बी इक्वल्स टू R इंटू इट इज इक्वल्स टू सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। सेकंड लाइन क्या होगी बाल्मर सीरीज की, 1/2 का स्क्वायर माइनस, सेकंड है तो फर्स्ट होता 3 से 2 पे जंप, सेकंड होगा 4 से 2 पे जंप, तो लैम्डा L बराबर हो गया हमारा 4/3R, और लैम्डा B कितना हो गया, लैम्डा बाल्मर इक्वल्स टू 16 - 12, 64/12R। डिवाइड कर दो, यह दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन लाइक एटम है तो Z स्क्वायर भी होगा साथ में। जरा देख लो, अब देखो क्या क्या आंसर आएगा, जरा देख लो इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 26 का बताइए क्या आंसर आएगा।
4/3r इक्वल्स टू 64/12r। तो इसको जरा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये? सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आ रहा है। यस, z इक्वल्स टू 2, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। z इक्वल्स टू 2 आप सभी ने निकाल लिया है। अब थोड़ा सही क्वेश्चन देखते हैं कोई, ठीक है। एक जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। जरा सब लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्योंकि वहाँ 24 से लेकर 30 तक सब इसी पे है। सेकंड से थर्ड पे जंप किया, फोर्थ से सेकंड पे जंप किया। अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द इलेक्ट्रिक करंट I क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोर्स मॉडल इन टर्म्स ऑफ बोर्स रेडियस A0 एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज V0। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये आपका हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपकी फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट। और इस बोर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो है हमारी A0, ये रेडियस हमारी A0 है। और इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये V0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसमें ये कह रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी, ये कितनी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और चार्ज जब मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगी। तो कैसे निकालेंगे करंट को? अब हम इसमें कितनी करंट प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले ये देखिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक पूरा चक्कर लगा रहा है इस पूरे ऑर्बिट का, ये फर्स्ट ऑर्बिट का जब इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर लगा रहा है तो वो लेंथ कितनी कवर कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है। तो अगर हम बात करें इन वन रिवॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 36, इन वन रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो ये पहली बोर ऑर्बिट में घूम रहा है और डिस्टेंस कवर करेगा पूरा पेरीमीटर के बराबर। पेरीमीटर हमारा कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू रेडियस 2 पाई r, तो रेडियस हो गई हमारी 2 पाई इंटू A0, ठीक। अच्छा, V0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक पूरा चक्कर लगाने में इसको टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन in one revolution, time taken in one revolution। अगर पहले रिवॉल्यूशन की हम बात करें, एक रिवॉल्यूशन की, तो इसमें टाइम कितना लगेगा? t इक्वल्स टू, ये टाइम पीरियड भी होगा इलेक्ट्रॉन का, और इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? 2 पाई A0, और इसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी है? V0, तो 2 पाई A0 अपॉन V0। ये हो गया टाइम पीरियड, क्योंकि डिस्टेंस कवर की 2 पाई A0 और वेलोसिटी है इसकी, स्पीड कहें यहाँ पे, स्पीड है इसकी V0, तो ये टाइम पीरियड हो गया हमारा 2 पाई A0 अपॉन V0। अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, यहाँ पर चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और टाइम पीरियड हो गया पूरा, तो E अपॉन 2 पाई A0 अपॉन V0, V0 ऊपर चला जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है 36 क्वेश्चन में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब एक ये वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 37 तो सिंपल है। इन द हाइड्रोजन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। अच्छा, टोटल एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की? जरा आप लोग कोई ऑप्शन लिख के मुझे बताएंगे, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन?
इन हाइड्रोजन एटम। 3 टर्म है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे हम निकालेंगे बताइए? ऑप्शन बी कैसे हो गया यार, टोटल एनर्जी पूछ रहा है। सबसे पहले देखो मैं बताता हूं, एक सेकंड देखो। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और साथ ही साथ आपकी पोटेंशियल एनर्जी, हमको दोनों देखना है। तो सबसे पहले देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, मान लो ये किसी ऑर्बिट में है जिसकी रेडियस r है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, ये आपको पता है, उसकी वैल्यू होगी mv²/r। और वो देने वाला कौन है? यहाँ पर देने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो न्यूक्लियस पे भी चार्ज E होगा, यहाँ भी E। तो mv²/r इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर 37 है, mv²/r इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 E, Q2 भी E अपॉन r²। ये r से r कैंसिल, एक r से r कैंसिल। तो यहाँ पर mv² की वैल्यू हो गई, अगर हम दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/4π, 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/8πε0 E² अपॉन r। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r, लेकिन वो निगेटिव में होगा तो माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 यानी E² अपॉन r। अब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है? माइनस 1/4πε0 E² अपॉन r, और काइनेटिक एनर्जी है 1/8πε0 E² अपॉन r। तो इसको अगर तुम सॉल्व करो तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा माइनस 1/8πε0 E² अपॉन r। यानी टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो सी इज द करेक्ट आंसर। आप में से एक कोई आंसर बी बता रहा था, कोई स्टूडेंट सृष्टि बता रही थी बी आंसर। क्यों सृष्टि, ऐसा क्यों भाई? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप उठा लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पहले अपना करा दूं, ठीक है? उसके बाद फिर इससे देखेंगे। इसमें थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने आपको भेजा था ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे। अब एक दो क्वेश्चन पहले मैं अपने करा दूं, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूं। देखो एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो। एक क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं क्वेश्चन सुना रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या है? द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम in ground state excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 electron volt. According to Bohr's theory, the spectral lines emitted by the hydrogen atom. जरा देखो क्वेश्चन ये कह रहा है
कि जब n बराबर 1 है तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होती है, E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी n बराबर 1 स्टेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर तुमको एक्साइट करना है मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस को नेग्लेक्ट कराना है, उस एनर्जी को जो एनर्जी से ये बाउंड है उसको ख़त्म कराना है, तो वो एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी इस स्टेट में, यानी वो कहलाता है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना हुआ हाइड्रोजन का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हमारा है -13.6 इसकी एनर्जी है। अगर इसको फ्री कराना है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमें इसको जीरो बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। अच्छा 13.6 दे देंगे तो ये n बराबर 1 से n बराबर इन्फिनिटी पे चला जाएगा, लेकिन इसे 13.1 ना देके इसे 12.1 दिया गया है। एक फोटोन आया और इसने इसको एनर्जी दी, और वो एनर्जी है कितनी जरा देखिए, वो एनर्जी है जो फोटोन आया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, देखिए जरा बात सुनिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, यहाँ पर एक फोटोन आया, ये फोटोन आया, इसने इसको एनर्जी दी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी दी। अगर इसने इसको एनर्जी दी तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएगा क्योंकि ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में आएगा। अब ये जंप करके जाएगा कहाँ, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले देखो, इसको जो फोटोन ने एनर्जी दी वो कितनी दी, फोटोन एनर्जी इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी ये -13.6 पे था, अब ये पहुंचा कहाँ हमें नहीं पता, अगली स्टेट की एनर्जी क्या होगी। जरा देखो, इनिशियली ये पड़ा हुआ था 13.6, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तभी इसको n बराबर इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए हमको 13.6 देना पड़ेगा, तभी इसका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैलेंस होगी। अच्छा दी गई इसको कितनी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब कितनी बची जरा देखो, 6 में से एक गया 5, 1 0, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास अभी भी नेगेटिव एनर्जी है। तो अब जरा देखो n बराबर 2 पर इसकी एनर्जी क्या होती है, जरा देखिए n बराबर 2 पे E2 हो गया -13.6 अपॉन 4 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो 4 से अगर इसको डिवाइड करो तो कितना हो गया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर होती है E3 बराबर -13.6 अपॉन 9, तो ये हो गया -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके पहुंचा कहां, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे। अगर ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा तो इसका मतलब अब ये कौन सी स्टेट पे है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा, सॉरी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट ये वाली तो ग्राउंड स्टेट हो गई, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब देखो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी, जरा देखिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा है तो यहाँ ये स्टेबल तो है नहीं, स्टेबल है नहीं तो ये वापस लौटेगा अपनी। तो अब कितनी स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होंगी जरा बताइए। एक स्पेक्ट्रल लाइन तो ये एमिट हो सकती है, एक स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया और फिर यहाँ से यहाँ जंप किया। यानी ओवरऑल अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन देखें तो थर्ड से फर्स्ट में डायरेक्ट कूदा, या थर्ड से सेकंड में कूदा और सेकंड से फर्स्ट पे कूदा, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन एमिट हुई, 1 2 3। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड इज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड, स्पेक्ट्रल लाइन्स emitted is 3। ठीक। अच्छा एक चीज और, इसका एक फार्मूला भी होता है, वो तुम लोगों को पता है फार्मूला क्या होता है? क्वेश्चन पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया?
पहले सब लोग ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? ओके। अब तुम ये बताओ, स्पेक्ट्रल लाइन जो एमिट होती है उसका एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला तुम लोगों को पता है? ये तो मैंने डायग्राम बना के कंसेप्ट से समझाया। एक फार्मूला भी होता है, क्या होता है फार्मूला? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। वो फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। अब n तुम्हारा कितना है? 3। अगर तुम फार्मूले से भी देखो 3 और 3 माइनस 1 हो गया 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। ये ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर कभी फार्मूला ना याद हो तो आप एमिट करा करा के देख लो कि कितने वेरियस स्टेट्स हो सकती हैं इसकी एमिटिंग की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार जेई में भी आया हुआ है। एनर्जी लेवल्स ए बी एंड सी ऑफ अ सर्टेन एटम करेस्पॉन्ड्स टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ एनर्जी ई ई बी ई सी। देखो अब ऐसे है कि 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ए, एनर्जी लेवल बी, ये एनर्जी लेवल बी है और ये एनर्जी लेवल हमारा सी है। इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ई ए, इसका ई बी और इसका ई सी, ये 3 एनर्जी लेवल्स हैं। यानी अगर हम देखें ई ए इज लेस देन ई बी, क्वेश्चन में ये दिया है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा, अब इफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर द वेवलेंथ्स फ्रॉम सी टू बी, अगर सी से बी में जंपिंग हो रही है तो वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 1 है। अगर बी से ए में जंपिंग हो रही है तो वेवलेंथ लैम्डा 2 है। तो अगर सी से ए में जंप हो रहा है तो वेवलेंथ लैम्डा 3 है। तो क्वेश्चन ये है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में आपस में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ए, बी एंड सी। इन एनर्जी लेवल्स के एनर्जी है ई ए की, ई बी की, ई सी की। अगर सी से बी में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो फोटोन निकलता है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा 1। अगर बी से ए में जंप करता है तो जो फोटोन निकलता है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा 2। और अगर सी से ए में जंप करता है तो वेवलेंथ है लैम्डा 3। तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में क्या रिलेशन है सब? अब जरा देखो, लैम्डा 1 के लिए 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू, जंपिंग कहां से कहां हो रही है जरा देखो, 1 बाई लैम्डा 1 नहीं, एस सी बाई लैम्डा, यही तो एनर्जी होती है। जंपिंग हो रही है 1 बाई लैम्डा 1। जरा इसको फिर सही से लिख दो, एस सी बाई लैम्डा 1, यही तो एनर्जी निकलेगी जब ये जंप करेगा सी से बी में। इट इज इक्वल्स टू, एनर्जी लेवल सी का ज्यादा है तो ई सी माइनस ई बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जब ये बी से ए में जंप करेगा तो एस सी बाई लैम्डा 2 इक्वल्स टू ई बी माइनस ई ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ई बी से ई बी कैंसिल, एस सी बाई लैम्डा 1 प्लस एस सी बाई लैम्डा 2 इक्वल्स टू, यहां पर देखिए ई सी माइनस ई ए, ई सी माइनस ई ए आ जाएगा। और हमको डायरेक्ट भी दिया हुआ है ई सी माइनस ई ए इक्वल्स टू एस सी बाई लैम्डा 3। तो अब ये दोनों टर्म इक्वल हैं तो हम इनको भी इक्वलाइज कर सकते हैं, यानी एस सी बाई लैम्डा 1 प्लस एस सी बाई लैम्डा 2 इक्वल्स टू एस सी बाई लैम्डा 3। एस सी कॉमन लेके दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल्स प्लस 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल्स टू
1/λ3। देख लीजिए एक बार, तब तक मैं अगला क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं कौन सा कराना है। कोशिश ये जो अच्छे क्वेश्चन है वही कराऊं आपको। अब जो हमने शीट भेजी थी उसी में से कोई क्वेश्चन देखते हैं ना आप लोगों को। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, ये मज़ा भी नहीं आ रही कराने में। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताओ तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 है द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू द स्पीड ऑफ लाइट इज। इसका आंसर बताओ जरा, बताओ सब लोग, सोचो 1 मिनट तक, फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा। स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट टू द स्पीड ऑफ द लाइट। बताओ जरा, सोच के बताओ क्या होगा आंसर। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के कितनी स्पीड होती है जरा बताओ। पहले तो ग्राउंड स्टेट में स्पीड का फार्मूला पता हो। देखो मैं बताता हूं, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है 83। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। आपको स्पीड का फार्मूला पता है, याद है स्पीड का फार्मूला कि नहीं, पहले तो ये बताओ। स्पीड का फार्मूला पता है बेटा, v इक्वल्स टू, या मैं डिराइव कराऊं, ना पता हो तो मैं डिराइव भी करा सकता हूं। बताओ बताओ स्पीड का फार्मूला लिखो। 83 नहीं है सही बेटा, ये 83 सही आंसर नहीं है। देखो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसमें बता भी सकता हूं। भाई भैया बुला लो ना, एंट्री मांग रहा बच्चा, एक एंट्री का एंटर करा दो। देखो सबसे पहले देखो स्पीड निकाली कैसे जाती है। सबसे पहले देखिए प्रोसीजर ये होता है, हमने पहले अभी बताया mv² इक्वल्स टू 1/4πε0। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम है तो E²/R²। यहां से हमारा एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन हो गई mvr बोर्स मॉडल NH/2π, NH/2π। अब n बराबर 1 है तो वो हम बाद में n बराबर 1 रख देंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम रेडियस निकालते हैं, साथ ही साथ स्पीड निकालते हैं। अब जरा देख लो, अगर दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन का भी अगर हम स्क्वायर कर दें तो m² v² r² इज इक्वल्स टू n² h²/4π²। अच्छा वहां से क्या है, mv² इक्वल्स टू 1/4πε0 E²/r। ठीक है, अब जरा दो यहां से डिवाइड कर सकते हो तुम, डिवाइड करके देखो क्या आएगा। जरा डिवाइड कर दो दोनों को। डिवाइड करने के बाद जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, m से एक m कैंसिल, v² से v² कैंसिल, यहां से निकलेगी रेडियस, और जब रेडियस की वैल्यू तुम यहां रख दोगे तो यहां से वेलोसिटी आएगी। अच्छा वेलोसिटी का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो मैं अब लिख देता हूं, इसी को सॉल्व करने के बाद आएगा v इक्वल्स टू nZe² अपॉन 2
n स्क्वायर इंटू एच, देख लो, तभी तो v इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ ये आंसर सही है 1/137। अब जरा देख लो यहाँ पर क्वेश्चन को देख लो एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो जरा देखो ग्राउंड स्टेट में वेलोसिटी कितनी हुई, v इक्वल्स टू n बराबर 1 रख दो, हाइड्रोजन एटम है तो z बराबर 1 भी हो जाएगा। यहाँ पर e स्क्वायर है तो e स्क्वायर की वैल्यू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 2। नीचे जो फॉर्मूला है वो है तुम्हारा 2, नीचे मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, n बराबर 1, एप्सिलॉन नॉट भी आता है यहाँ पर। तो अब तुम यहाँ पर रख दो 8.85, n की वैल्यू तो 1 है, 10 की पावर -12 इंटू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34। इसको अगर तुम सॉल्व करो तो ये आता है c अपॉन 137, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट v इक्वल्स टू c अपॉन 137, तो v अपॉन c इक्वल्स टू हो गया 1/137, यानी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज 1/137। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन 83 के बाद ही कुछ ठीक लग रहे हैं मुझे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 84, ये तो सिंपल है क्वेश्चन नंबर 84। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 87, इन द हाइड्रोजन एटम, क्वेश्चन नंबर 87 है इन द हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ nth Bohr orbit is Rn, then the graph between log Rn upon R1 versus log n, इस ये क्या होगा? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है 87 क्वेश्चन सभी तुम लोगों के पास है, क्वेश्चन तुम देख सकते हो। अगर हम रेडियस की बात करें तो 87 क्वेश्चन नंबर पहले मैं डाल दूं। हमको पता है रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, सभी को पता है ये चीज, फॉर्मूला तो पूरा ये होता है रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। बताओ, ठीक है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। अगर हम यहाँ पे रखें तो हम इसको लिख सकते हैं Rn इज इक्वल्स टू k n स्क्वायर अपॉन z। अच्छा इसी तरह अगर हम R1 की बात करें, R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k n की जगह 1 हो जाएगा फर्स्ट बोर ऑर्बिट अपॉन z। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो z से z कैंसिल, k से k कैंसिल, Rn अपॉन R1 इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है, अगर हम दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लें ln log बेस e, तो log बेस e Rn अपॉन R1 इज इक्वल्स टू log बेस e n स्क्वायर, ये हो जाएगा m log n, यानी 2 log e बेस n। यानी अब अगर हम देखें तो log e Rn अपॉन R1 इक्वल्स टू 2 log e n। यानी अगर हम log, तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खिंच जाती है, अगर हम ग्राफ खींचें और y एक्सिस पे ले लें log बेस e Rn बाई R1 और इस एक्सिस पे ले लें n log e बेस n, तो देखो दोनों के बीच ये हो गया हमारा, अगर हम इसको y मान लें और ये x, y बराबर 2x यानी y बराबर mx, इसका स्लोप हो गया 2, तो ये ग्राफ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये आंसर आपका सही है। देख लीजिए एक बार,
ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअल में एटम से ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं, रेडियो एक्टिविटी से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, रेडियो एक्टिविटी से और एक्सरे से। तो जब एक्सरे और रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें एडवांस के भी क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें से एडवांस के क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। आप जरा देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, जरा इसको पढ़ो आराम से, अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम is revolving in anti-clockwise direction in a circular orbit of radius r. The orbital magnetic dipole moment of the electron will be. इसको कैसे निकालेंगे? जरा पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 88, सभी को मैंने सेंड किया है, एक बार सभी लोग पढ़ो इस क्वेश्चन को। और थोड़ा आइडिया बताओ कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे हम इसका। करो करो करो, एक बार ट्राई करो सब लोग, पहले सब लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो इसको। सबसे पहले बोहर्स प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर है 87, बोहर्स प्रिंसिपल। MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई, है ना, ये तो सभी को पता है। अगर हम यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर MVR इक्वल्स टू H अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम रेडियस निकाल सकते हैं इसकी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 नहीं है यार, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, सॉरी क्वेश्चन नंबर 88। हाँ, अब यहाँ से देखो वेलोसिटी आ गई h अपॉन 2 पाई mr, ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी से हमें करंट निकालनी है। करंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट हमको पता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमारा होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू m इक्वल्स टू I इंटू a होता है ना, सभी को पता ही है। m इक्वल्स टू I इंटू a, हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। अच्छा, हम वेलोसिटी तक पहुंच गए हैं, तो अब हम इससे करंट निकालना चाहते हैं। करंट के लिए हमको पता है, चार्ज हमको पता है, जो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो तो E है। तो करंट हम कैसे निकालेंगे जरा बताइए। हमको पता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T, और Q अपॉन T, यहाँ Q हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, I इक्वल्स टू E अपॉन टाइम पीरियड। अच्छा, अब ये जो टाइम पीरियड है ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले V की वैल्यू तो हमें पता लग गई, और T बराबर क्या होता है 2 पाई R अपॉन V, यही तो होता है टाइम पीरियड। अब जरा देखो 2 पाई R अपॉन V की वैल्यू कितनी है, H अपॉन 2 पाई mr, H अपॉन रख दो 2 पाई mr, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड हो गया, तो अब जरा वैल्यू कितनी हो गई I की, I इक्वल्स टू E अपॉन T। तो E अपॉन T जब हम करेंगे तो H ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू mr स्क्वायर, और m बराबर मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, m बराबर I इंटू a।
रेडियस r की ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, EH अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू MR स्क्वायर, और एरिया उस रेडियस का कितना हो गया, पाई R स्क्वायर, तो पाई इंटू R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से पाई कैंसिल। आप देखो EH अपॉन 4 पाई M इज द आंसर, EH अपॉन 4 पाई M। इस तरीके से अगर हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी पूछा जाए तो हम ऐसे सवाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी को, एक बार बताओ, एक बार रिप्लाई करो, बहुत देर से तुम लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास भी यार व्हाट्सएप में ही है ये नंबर, ये क्वेश्चन, तो इस वजह से मुझे भी मोबाइल चलाना पड़ रहा है। हाँ, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 89, इसको ज़रा सॉल्व करके तुम लोग मुझे आंसर बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। क्वेश्चन नंबर 89 पढ़ो। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू n1 टू n इक्वल्स टू n2। The time period of the electron in the initial state is 8 times the final state. The possible value of n1 and n2 is, बताओ। देखो सबसे पहले एक चीज समझ लो, एंट्री करा दो। सबसे पहले एक चीज समझ लो, यहाँ पर अगर हमें टाइम पीरियड देखना है तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा रेडियस। क्वेश्चन नंबर 89 है ये, है ना। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। ये होता है रेडियस का रिलेशन। अच्छा, वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। ठीक, अगर हम इन दोनों को ओपन करें, Rn इज इक्वल्स टू, हमने कुछ कांस्टेंट मान लिया K1 n स्क्वायर अपॉन z। अच्छा, Vn इज इक्वल्स टू, हमने कुछ कांस्टेंट मान लिया K2 z बाई n। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड हमारा क्या होगा, T इक्वल्स टू 2 पाई R अपॉन V। अब जरा देखिए 2 पाई R की वैल्यू रखिए जरा, हम nth बोर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो 2 पाई Rn अपॉन Vn, ये Tn हो गया। तो 2 पाई Rn के लिए हो जाएगा K1 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, और इसके लिए क्या हो जाएगा K2 इंटू z अपॉन n। अब जरा देखो यहाँ पर ये सब तो 2 पाई K1 अपॉन K2, 2 पाई K1 अपॉन K2, ये n ऊपर जाके हो जाएगा n क्यूब अपॉन z। यानी ओवरऑल अगर हम एक रिजल्ट निकालें यहाँ पर, अगर हम मोटा मोटा एक रिजल्ट निकालें तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट हो गया, दिस इज कांस्टेंट, z नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। Tn इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z। कहाँ कैंसिल होगा वो मत, हाँ z स्क्वायर, अच्छा n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, सॉरी n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। अब करो क्वेश्चन। हाँ, डायरेक्ट रिलेशन बोला था, डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है कभी तुम भूल जाओ अखिल, ये भी हो सकता है कि कोई भी आदमी 5000 फार्मूले याद नहीं कर सकता, डायरेक्ट रिलेशन तुम कभी भूल भी सकते हो, इसलिए निकालना भी आना चाहिए हमको। कभी हमको एकदम से क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, आज भूल गए, तो हम क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर तुम वेलोसिटी और रेडियस अगर तुम्हें पता है तो तुम कोई भी रिलेशन अपने आप बना सकते हो। चलो खैर, अब सवाल बताओ हमें। सवाल ये कह रहा है, अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है
कि जब ट्रांजिशन होता है n1 से n2 तो टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट इन द फाइनल स्टेट। यानी इनिशियल स्टेट का जो टाइम पीरियड है वो फाइनल स्टेट से 8 टाइम्स होता है। यानी हमने इनिशियल स्टेट ले ली Tn1 अपॉन Tn2 रेशियो ले रहे हैं इक्वल्स टू n1 क्यूब अपॉन z स्क्वायर अपॉन n2 क्यूब अपॉन z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल। इनिशियल स्टेट का टाइम पीरियड 8 टाइम्स टाइम पीरियड है फाइनल के, तो Tn1 बराबर कितना हो गया 8 Tn2, Tn2 से Tn2 कैंसिल इक्वल्स टू n1 क्यूब अपॉन n2 क्यूब। यानी अब तुम यहां से देखो कौन से पॉसिबल यहां पे ट्रांजिशन हो सकता है, देख लो n1 अपॉन n2 का रेशियो क्या आ रहा है 2 आ रहा है या नहीं, n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1, यानी 2 से पहले में जंपिंग हो रही है। n1 बराबर 2 या 2 से पहले में नहीं हो सकता, पॉसिबल स्टेट और कौन सी हो सकती है इसमें, 2 से पहले में हो नहीं सकता। n1 बराबर 4, n2 बराबर 2 है, n1 बराबर 8, n2 बराबर दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन हो नहीं सकता। जरा देख लो एक बार ऑप्शन से, अब मैच करा लो अपने, तरीका तो मैंने बता दिया, ऑप्शन से मैच करा लो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताइए। इसमें पॉसिबल यही हो सकता है n1 बराबर 4 और n2 बराबर 2, n1 बराबर 4 एंड n2 बराबर 2, यही पॉसिबल हो सकता है क्योंकि रेशियो तो 2 ही आना चाहिए। बाकी 3 ऑप्शन में कोई कहीं भी रेशियो 2 आ ही नहीं रहा। आप ऑप्शन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था, मैं तो ये भी भूल गया। ये क्वेश्चन नंबर था 89। अब देखो क्वेश्चन नंबर एक, इसमें देखो रिड्यूस मास वाला क्वेश्चन था, वो मैं कराना चाहता हूँ आप लोगों को। मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 75, इसको जरा पढ़ो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 75 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है द म्यूनिक हाइड्रोजन एटम इज एन एटम इन विच a negatively charged muon of mass 207 times of the mass of the electron revolves around a proton. Then the first Bohr radius of this atom is. अब करो इसको, बताओ आंसर। उसका मास 260 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दो 260 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 75। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर मॉडल इज, बताओ। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना तुम लोग, देख लेता हूं मैं एक से। ठीक है, हो जाएगा ना सभी से क्वेश्चन, पक्का सभी से क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं, एक बार बताओ, एक बार रिप्लाई कर दो यार कम से कम। ओके, अब जरा देखो इसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो 78। क्वेश्चन नंबर 78, पॉजिट्रोनियम इज अ हाइड्रोजन लाइक एटम। पॉजिट्रोनियम इज लाइक अ हाइड्रोजन एटम विद proton replaced by a positron
पॉजिट्रॉन होता क्या है? पॉजिटिवली चार्ज एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन विच अ मास इज एज इलेक्ट्रॉन। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रोनियम इज। क्वेश्चन पढ़ो जरा सब लोग एक बार अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन में आप करें क्या? सबसे पहले बात ये आती है, ऐसे सवाल में क्या करें जिसमें ये कह रहा है पॉजिट्रोनियम का हमें वो निकालना है। जरा देखो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 78, पॉजिट्रोनियम इज अ हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन एटम इन विच प्रोटॉन रिप्लेस्ड बाय अ पॉजिट्रॉन। तो अब अगर पॉजिट्रॉन से प्रोटॉन को रिप्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो दोनों का हमको रिड्यूस मास लेना पड़ेगा। नाउ इस एटम का नाम है पॉजिट्रोनियम। of electron and positron, we have to take reduced mass of electron and positron। अच्छा यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का रिड्यूस मास क्या होगा? m रिड्यूस बराबर इलेक्ट्रॉन का मास इंटू पॉजिट्रॉन का मास अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 me प्लस mp। अच्छा ये हमको पता है कि me इज इक्वल्स टू mp, इलेक्ट्रॉन का मास पॉजिट्रॉन के इक्वल है। तो इस केस में mr क्या हो जाएगा? रिड्यूस मास। इट इज इक्वल्स टू me इंटू me अपॉन me प्लस me यानी 2me, यानी अब रिड्यूस मास हो गया हमारा me अपॉन 2। तो अब एनर्जी अगर हम नॉर्मल निकालते हैं हाइड्रोजन एटम की एक इलेक्ट्रॉन की वजह से तो आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहाँ पर तो रिड्यूस मास आपका आधा रह गया और एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो अब मास जब m मास है इलेक्ट्रॉन का तब एनर्जी है 13.6। तो अगर मास me/2 हो गया तो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी? नई एनर्जी इसकी E डैश बराबर -13.6, एनर्जी भी आधी हो जाएगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर रिड्यूस मास कंसीडर करना पड़ता है। अच्छा चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है, अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, ये शीट में नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट एंड टू ग्राउंड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, ये शीट में नहीं है क्वेश्चन, मैं अलग से बोल रहा हूँ। ये एक्साइटेड स्टेट एन से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है। इट जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। और यहाँ से जो वेवलेंथ निकलती है, जब यहाँ ये जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो एक फोटोन निकलता है। ये जो फोटोन है ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। ये फोटोन जाके एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल को इल्यूमिनेट करता है और इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है W या फाई जो भी आप लिखते हो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
इसका वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जो इससे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देख लो क्वेश्चन ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, तो उससे एक फोटोन निकलता है। ये फोटोन देखो किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इस पे जाके ये फोटोन स्ट्राइक करता है। जब ये फोटोन अपनी एनर्जी hc/λ लेके जाके इस पे स्ट्राइक करेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन एनोड अगर हमने लगा रखा है तो उसकी तरफ मूव करेगा, तो इसको रोकने के लिए हमको एक नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बताइए क्वेश्चन कैसे होगा ये। तो वो ये पूछ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन इस मटेरियल का दिया हुआ है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, n की वैल्यू पूछी जा रही है। बताइए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ये देखो, हमने पढ़ा है कि जब ये फोटोन इस पे गिर रहा है तो सबसे पहले इसकी कुछ एनर्जी तो इसके वर्क फंक्शन में चली जा रही होगी और बाकी इसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा है, यानी रिलेशन हुआ hc/λ इक्वल्स टू कुछ एनर्जी गई वर्क फंक्शन में और बाकी गई काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हुई, hc/λ माइनस w। और इसी काइनेटिक एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को हमको स्टॉप करना है तो हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EV इक्वल्स टू hc/λ माइनस w, यानी hc/λ बराबर हो गया EV प्लस w। अब जरा देखो, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो E अपने आप इंक्लूड हो गया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन कितना हुआ 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी टोटल एनर्जी जो फोटोन लेकर निकल रहा है वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा देखिए 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये एनर्जी लेकर निकल रहा है तो इसका मतलब अब ये जंप कहाँ किया होगा, बीच में बहुत सारी स्टेट आ रही होंगी, इसने जंपिंग कहाँ पे की होगी। अब जरा देखो, इसके ग्राउंड स्टेट में थी एनर्जी -13.6, तो ये जंप करके पहुंचा कहाँ होगा, इसे 12.75 एनर्जी डिक्रीज करके आया है। तो 12.75 अगर इसमें ऐड कर दो तो अब En बराबर क्या हो गया, -13.6 प्लस 12.75। 12.75 कितना हुआ, जरा ऐड, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो n बराबर 1 पे होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 2 पे कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 3 पर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 4 पे कितना हुआ, तो n बराबर 4 के लिए आप देख लो E4 बराबर -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। जरा डिवाइड करो इसको, कितना आ रहा है 13.46 अपॉन 16। जरा डिवाइड करके देखिए,
तो ये पॉसिबल स्टेट कहाँ हो गई, n बराबर 4, क्योंकि 3 से जंपिंग पे तो ये हो ही नहीं सकता है ना। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। लगभग 0.8 के आसपास एनर्जी आ रही है या नहीं आ रही है, यानी वहां से जो एनर्जी निकलेगी वो 12.75 से लगभग ज़्यादा ही होगी थोड़ी। तो आंसर क्या हो गया, क्लियर हुआ सभी को? जरा एक बार रिप्लाई कर दो यार। अच्छा एक क्वेश्चन और, अब एक क्वेश्चन करो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, वो जंपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की 5th एनर्जी लेवल, ये ग्राउंड लेवल हो गया n बराबर 1 और n बराबर 5, ये n बराबर 5 हो गया आपका। इलेक्ट्रॉन की जंपिंग n बराबर 5 से n बराबर 1 में हो रही है, ठीक है। n बराबर 5 से n बराबर 1 में हो रही है इलेक्ट्रॉन की जंपिंग। क्वेश्चन ये है कि इससे फिर फोटॉन निकलेगा, फोटॉन निकलेगा, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है H एटम, ये कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगा इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n equals to 5 to n equals to 1, फिफ्थ एक्साइटेड, सॉरी हाँ, फिफ्थ लेवल से, फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल पे उतर रहा है इलेक्ट्रॉन। देन वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन एटम, ये सवाल पूछ रहा है। हाइड्रोजन एटम कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा, जरा बताइए इस सवाल कैसे करें। जरा सोचो इसको। ये हाइड्रोजन एटम भी तो कुछ भाई फोटॉन निकलेगा, अगर फोटॉन निकलेगा तो कुछ ना कुछ मोमेंटम इम्पार्ट होगा इसको, हाइड्रोजन एटम को, तो हाइड्रोजन एटम की भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। देखो हमेशा होता क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करता है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करेगा, तो हमेशा फोटॉन निकलेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी फोटॉन की, उसका कुछ मोमेंटम होगा। तो जब वो एक मोमेंटम लेके निकलेगा तो वो हाइड्रोजन एटम को भी एक मोमेंटम देगा अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो हाइड्रोजन एटम भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो वही वेलोसिटी पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम की कितनी होगी, सवाल ये है। अब जरा इसको अटेम्प्ट करो, तुम लोग ट्राई करो, मैं चाहता हूँ। कुछ अप्रोच समझ में आ रही है बेटा? अंजलि, शाकिब, सृष्टि, ऋषभ, अखिल, सबसे बात कर रहा हूं मैं। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन क्लियर है? ओके, तो जरा देखो इस क्वेश्चन की अप्रोच देखो। सबसे पहले क्या होगी, अगर ये 5th से 1 में जंप कर रहा है, 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट, तो जरा देखो जो
फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी वेवलेंथ के लिए हम 1/λ इक्वल्स टू, हाइड्रोजन एटम है वैसे तो RZ² होता है लेकिन हाइड्रोजन है तो Z बराबर 1 हो गया, 1/N1² माइनस 1/N2² आया है 1 एक्साइटेड फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में, और कहाँ से आया है, 5th एनर्जी लेवल से। ये हो गया आपका वेवलेंथ जो फोटोन लेके निकलेगा। अब फोटोन जो वेवलेंथ लेके निकलेगा 1/λ इक्वल्स टू R इंटू, अगर इसको सॉल्व करो तो 25 माइनस 1 24/25, ठीक। अब ये वेवलेंथ लेके निकल रहा है फोटोन, फोटोन की वेवलेंथ हमने निकाल ली, तो हाइड्रोजन एटम कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा हमको ये निकालना है। सबसे पहले देखो, जब ये वेवलेंथ लेके फोटोन निकलेगा तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, अगर हम फोटोन के मोमेंटम की बात करें तो P इक्वल्स टू H/λ, डी ब्रोगली वेवलेंथ में आपने पढ़ा होगा डुअल नेचर, P इक्वल्स टू H/λ, H इंटू 1/λ की वैल्यू रख दो, R इंटू 24/25। अब जरा देखिए, इस हाइड्रोजन एटम से, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक, इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकला, सॉरी फोटोन निकला, ये फोटोन निकल रहा है इससे, अगर हाइड्रोजन एटम से फोटोन निकला, इसका कुछ मोमेंटम है, वो मोमेंटम कितना है P, उतना ही मोमेंटम हाइड्रोजन एटम को मिलेगा, कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में। बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर है? फाइव RC नहीं होगा बेटा, जितना मोमेंटम फोटोन लेके निकलेगा उतना ही इसको पीछे ये धक्का देगा, यानी मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हुआ, मोमेंटम ऑफ H एटम, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, P2 की, अगर हम P की बात करें, इसको हम मान लें P डैश, P डैश की बात करें तो P डैश, वेक्टर P डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ P, लेकिन ऑफ मॉड ऑफ P डैश जो होगा वो P के बराबर ही होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू वी बराबर 24HR/25, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, यहाँ से डिवाइड कर दो, v इक्वल्स टू 24HR/25m, देख लो H ये R स्मॉल r कैसे लिख दिया मैंने, HR, ये कैपिटल R होगा, ठीक है, ये आंसर है। देख लीजिए एक बार और फिर बताइए आपको समझ में आया। 24HR/25m, देख लो एक बार बताओ। और मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड और कोई अच्छा क्वेश्चन देख रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, अपनी आपको जो मैंने क्वेश्चन भेजा था जरा देखिए, उसको अटेम्प्ट करके क्वेश्चन नंबर 95।
पहले क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए, फिर और कराता हूँ आपको। हो रहा है या नहीं हो रहा बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। द आयोनाइजेशन और एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 ये कह रहा है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li lithium doubly ionized atom is। आप सभी लोग देखो, हमको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नोट कर लो, ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, H लाइक एटम, इट इज इक्वल्स टू RH इंटू Z स्क्वायर। इसीलिए जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए लिखते हैं तो H एटम के लिए लिखते हैं तो क्या हो जाता है, Z बराबर 1, तो यह हो जाता है सीधे सीधे आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी, RHC। लेकिन अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम के लिए कितना होगा, लिथियम में तो 3 है, Z बराबर 3 होता है लिथियम का, Z इक्वल्स टू 3, तो Li+2 एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, RHC इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 RHC, यानी अगर हम बात करें तो 9 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और देखता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 61। पीछे क्लास चल रही है बेटा अलीशा, क्या करें, पीछे क्लास चल रही है इसलिए आवाज आ रही है, एक क्लास और चल रही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, जरा सब लोग इसको देखो ध्यान से, खोल लो क्वेश्चन नंबर 61 और इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 61 मैं फिर से एक बार यहाँ बोर्ड पे लिख दूँ, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अ 10 किलोग्राम सैटेलाइट सर्कल्स अर्थ once every 2 hours, an orbit having radius 8000 kilometer. Assuming that Bohr's angular momentum postulates applies to the satellites just as it does to an electron in hydrogen atom, then the quantum number of the orbit of the satellite is। बताओ जरा कैसे होगा क्वेश्चन।
कैसे करेंगे, क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे बताइए। हाँ सही है, सही कह रहे हो आप। सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या है क्वेश्चन में, मास ऑफ द सैटेलाइट दिया है और रेडियस दी है। जो रेडियस ऑफ द सैटेलाइट है वो है आर एन, मान लो आर एन, nth ऑर्बिट की है। रेडियस कितनी दी है, 8 इंटू 10 टू द पावर 6, 8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अच्छा टाइम पीरियड दिया है हमारे कितना, 2 आवर, 2 आवर। तो इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लो क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। तो 2 आवर का मतलब 2 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, ये कितना हो गया, 7200 सेकेंड, 77,200 सेकेंड्स। अब इसके बाद अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, t इक्वल्स टू 2 पाई आर एन अपॉन वी एन। तो Vn यहाँ से निकल आएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सैटेलाइट इन द nth ऑर्बिट अपॉन Tn, 2 पाई आर एन। 2 पाई आर एन की वैल्यू आप रख देना 8 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन, अच्छा अभी ये वैल्यूज बाद में रख लेंगे, पहले पूरा सॉल्व कर लें, है ना। ये हो गई हमारी वेलोसिटी। अब इसके बाद कह रहा है कि अगर बोर्स मॉडल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो उस एन उसका नंबर क्या होगा। तो हमको पता है अगर बोर्स मॉडल यहाँ अप्लाई हो रहा है तो m Vn इंटू आर एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, है ना, NH अपॉन 2 पाई। अच्छा Vn की वैल्यू हमको पता है, m इंटू Vn की वैल्यू हमको पता है, Vn की वैल्यू रख दो 2 पाई आर एन अपॉन Tn इंटू आर एन इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। यहाँ से अगर n की वैल्यू हम निकालें तो n इक्वल्स टू 2 पाई से 2 पाई इधर मल्टीप्लाई होगा 4 पाई स्क्वायर इंटू m इंटू आर एन स्क्वायर अपॉन Tn। जरा वैल्यू रखो, 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू m की वैल्यू कितनी है 80 kg, तो 80 kg एज इट इज रख दो। रखो वैल्यू, सॉल्व करो इसको। मास 10 kg है, मास 10 kg, आर एन का स्क्वायर कितना हो गया 8 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 6 स्क्वायर हो गया। Tn की वैल्यू हो गई हमारी 7200। देख लीजिए यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। एक बार सॉल्व करके आंसर जरा मैच करा लो यार, एक बार सॉल्व करके, कोई भी सॉल्व करके इसका आंसर मैच करा लो। ठीक, और देखते हैं, अभी रुक जाओ, अभी 10-15 मिनट और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई सही क्वेश्चन छूटे ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, ये तो हो गया होगा अब आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 32, मेरा टारगेट ये था, आया हूँ तो 20-25 क्वेश्चन करा दूँ जल्दी जल्दी, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस बन जाए, ये टारगेट लेके मैं आया था। तो मैं इसी चक्कर में हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए क्वेश्चन उतना करा दूँ। अच्छा ये बताओ 15 स्लाइड ओवर हो गई हैं, पहले स्क्रीनशॉट किसी को लेना है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन कराएं। जरा रिप्लाई करो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि ये देखो 15 स्लाइड ओवर हो गई हैं, इसके बाद 16 नहीं आती है।
एक बार में 15 आती हैं, तो मैं पहले से लगा दे रहा हूँ स्लाइड, ज़रा स्क्रीनशॉट लेते जाओ। पहले ये पहली स्लाइड थी हमारी, जल्दी जल्दी ज़रा लेते जाओ यार। ये पहली थी, ये तो दूसरी थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये तीसरी थी। आज थोड़ा कम कम लिखा ना, इसलिए स्लाइड जल्दी भर गई, वैसे 15 होती नहीं है पूरी। ये चौथी थी। फिफ्थ, सिक्स, ये सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब इसी में से एक एक स्लाइड को रब करके, ये 15वीं स्लाइड थी, ये 15 थी। अब इसी में स्लाइड को किसी को रब कर लेते हैं, क्लियर करके उसी में बता देंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर जरा 32 देखो जरा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 जरा सभी लोग देखिए एक बार। हाँ सही कह रहे हो, इसका आंसर यही होगा। nu1 is the series limit of Lehman series, nu2 is the first line of the Lehman series, nu3 is the frequency of the series limit of Balmer series। तो इनका रिलेशन क्या होगा, जरा देखो, कर देता हूं मैं क्वेश्चन एक बार। nu1 जो है वो सीरीज लिमिट ऑफ द लेमन सीरीज है। तो सबसे पहले लेमन सीरीज में अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/λ इक्वल्स टू आर, ठीक है, z स्क्वायर मान लो 1 है। सीरीज लिमिट का मतलब बिल्कुल एंड, पहली लाइन होगी जो 2 से 1 में जंपिंग होगी। सीरीज लिमिट का मतलब इनफाइनाइट से 1 में जंपिंग। ये सीरीज लिमिट हो गई। अगर हम c से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया हमारा nu1। c से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया हमारा nu1। nu1 इसको λ1 मान लें तो nu1 इक्वल्स टू r इंटू 1, सीधे सीधे हो जाएगा। अच्छा, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर लेमन सीरीज क्या होगी, 1/λ2 मान लें अगर हम इसको। r फर्स्ट लाइन क्या होगी, लास्ट लाइन तो हो गई इन्फिनिटी से 1, फर्स्ट लाइन हो गई पहले से लेके दूसरा। ठीक, तो 1/λ2 अब c से फिर मल्टीप्लाई कर दो
सी बाई लेमडा 2 बराबर आर सी इंटू, ये इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4, है ना। ये 3/4 हो गया, ये हो गया हमारा न्यू टू। अच्छा न्यू 3 बराबर क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज का देखो 1/λ3 बराबर बाल्मर सीरीज पहली लाइन क्या होगी, जब 3 से 2 में जंपिंग होगी, यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो न्यू 3 बराबर c/λ3 इक्वल्स टू आर सी, यार आर सी इंटू, ये हो जाएगा 5/36, यानी अगर हम न्यू 3 देखें तो ये हो गया 5RC/36। अब जरा देख लो कौन सा रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सीरीज लिमिट। अच्छा सीरीज लिमिट बाल्मर सीरीज की कह रहा है, सॉरी, तो इसको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन नहीं सीरीज लिमिट कह रहा है ना, तो सीरीज लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सीरीज लिमिट तो n बराबर इन्फिनिटिव से n बराबर 2 होगी, तो ये इन्फिनिटिव का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/λ3, c से मल्टीप्लाई कर दो, c/λ3 इक्वल्स टू न्यू 3 RC इंटू 1/4। तो अब देख लो न्यू 1 माइनस न्यू 2 बराबर न्यू 3 आ रहा है, यानी रिलेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, और देखते हैं कोई क्वेश्चन बचा हो इसमें ठीक ठाक। क्वेश्चन नंबर 65 का जरा आंसर बता दो, क्वेश्चन नंबर 65। जरा देख लो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बता दो। पंद्रह एक 16 सवाल हो पाए, जिसमें 6-7 तो बिल्कुल बेकार थे, मतलब सिंपल थे। इसमें बहुत ज़्यादा टफ हो नहीं पाते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा बोला है मैंने, क्वेश्चन नंबर बोला है मैंने 65, आंसर बता दो। क्या आंसर आ रहा है, सेकंड। जरा देख लो एक बार क्वेश्चन, और भी लोग आंसर बता दो। सही है, ठीक है बिल्कुल। अभी तुम लोगों का टेस्ट है क्या, अभी आप लोगों का टेस्ट है क्या इसके बाद? अच्छा क्लास है, ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए जरा, 55 क्वेश्चन नंबर 55, बस 5-7 मिनट में छोड़ रहा हूँ, 5-7 मिनट में ओवर कर रहा हूँ। मुझे 4 बजे से है ना आपकी क्लास, 4 बजे से है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेट आर वी एंड ई रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट
speed of the electron and total energy of the electron respectively, then which of the following quantities are proportional to quantum number? इसका जरा आंसर बताओ मुझे 55 का। अब जरा देखो, इसमें ही देख लो, 55 वाले क्वेश्चन में ही देख लो, यहीं पर अब करके बता दूं। सबसे पहले 55 आर वी ई, आर आपका रेडियस है, वी वेलोसिटी है, ई आपकी एनर्जी है। तो हमको पता है रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, अगर हम क्वांटम नंबर की बात करें। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, और एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एनर्जी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। देख लीजिए। तो अब बताओ इनमें से कौन सा रेशियो जो है वो क्वांटम नंबर के प्रोपोर्शनल होगा? जरा देख लो और मैच करा लो आंसर। ये वेलोसिटी है। बताओ। यस, सही है। 65 55 है ना क्वेश्चन ये। इसका आंसर ए है। ठीक है फिर, ठीक है, चलिए। अब इसके बाद अगली क्लास न्यूमेरिकल की किसकी रखी जाए, एक बार बता दो मुझको। जो टॉपिक तुम लोग कहो उसके न्यूमेरिकल मैं पहले तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूं, और 1-2 दिन में ही क्लास रख लेते हैं जल्दी से। टॉपिक बताओ मुझे, जिस टॉपिक के न्यूमेरिकल कराने हो वो बता दो। ओके, ठीक है। EMI और AC का ज़्यादा जवाब आ रहा है मेरे पास, तो ऐसा करता हूँ, AC के सवाल तो मैंने एक दिन थोड़े कराए थे, अभी और अच्छे क्वेश्चन कराने हैं। अभी मैं EMI की अगली क्लास में आज विशाल सर से बात करूँगा। अभी क्लास के बाद मैं बात करूँगा, और एक EMI की क्लास अपनी शेड्यूल कराता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, और मैग्नेटिज्म की उसके बाद, ठीक है। आप लोग देखो, एक बार बताते रहो, विशाल सर के ही थ्रू बताते रहो कि कौन सी न्यूमेरिकल की क्लास आपको चाहिए, ठीक है। थ्योरी अभी वो करा रहे हैं, कौन सी न्यूमेरिकल की क्लास चाहिए, और जब थ्योरी की चीज़ चाहिए होगी तो थ्योरी भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिज्म ना, ठीक है। अब अगले क्लास में मैग्नेटिज्म के अच्छे सवाल मैं आपको भेजूंगा, ठीक। ओके, थैंक यू, बाय।